हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने निज़िम एज़ेकियल जी के बारे में पढ़ा था। अभी हम एंटरप्राइज के बारे में पढ़ेंगे जो उनके द्वारा लिखी गई है एक पोएम। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस पोएम ऑफ 30 लाइन्स इन 6 स्टेंजास ऑफ 5 लाइन्स। 6 स्टेंजा है, 6 स्टेंजास में 5 लाइन्स हैं, तो टोटल होगी 30 लाइन्स। इज़ फ्रॉम द अनफिनिश्ड मैन, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी ना उनकी, अनफिनिश्ड मैन, उसमें से ली गई है। The dominant pattern is an iambic tetrameter with the rhyme scheme of AB AAB. It shows it shows at once Nizam's commitment to certain poetic values: regularity, orderliness of form, clarity of thought, and precision of diction. Reminiscent of Eliot's Journey of the Magi, this poem is about the inevitable disillusionment which greets the conclusion of any grand enterprise. ये जो पोएम है ये कुछ पोएटिक वैल्यूज़ को बताती है, जैसे कि रेगुलरिटी, ऑर्डरलीनेस ऑफ फॉर्म, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड प्रिसीजन ऑफ डिक्शन। मतलब डिक्शन बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, थॉट्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्म में ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए एंड रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ ये जो पोएम है ये याद दिलाती है हमें एलियट की जर्नी ऑफ द मेजाई की, क्योंकि इसमें इनएविटेबल, कभी ना ख़त्म होने वाला डिसइल्यूजनमेंट है। डिसइल्यूजनमेंट होता है हमारा क्लैरिटी, एक तरह से इसमें क्लैरिटी दी गई है, किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी दी गई है। हाँ, इसमें क्लैरिटी दी गई है ग्रैंड एंटरप्राइज की, मतलब जैसे हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, उसके बारे में क्लैरिटी दी गई है। वेदर वी शुड क्लियर इट, वी शुड स्टार्ट इट और नॉट, इस तरह की बात इन्होंने की है। जैसे कि कोई जर्नी है, क्या हमें वो स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस तरह की क्लैरिटी इसमें दी गई है। सम लाइन्स लाइक व्हाट द थंडर मेंट एज वेल एज सेवरल फ्रेजेस एल्यूडेड टू एलियट्स वेस्टलैंड। एलियट की जो टी.एस. एलियट की जो वेस्टलैंड है उसमें से ये लिया गया है, व्हाट द थंडर मेंट, एज वेल एज कई फ्रेजेस उसमें से लिए गए हैं। नाउ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम हिंजेस ऑन द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज। तो जो पूरे पोएम की जो इंटरप्रिटेशन है वो एंटरप्राइज के मीनिंग पर है। What enterprise is being referred to in the poem? क्या मतलब क्या एंटरप्राइज का इस पोएम में? It seems to me that the word has a vast symbolic potential. बहुत ही symbolic word है ये. It could refer to something as broad as the independence of India, or it could even be a critique of romantic idealism. दोनों इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, रोमांटिक आइडियलिज्म भी हो सकता है। आइडियलिज्म क्या होता है? आइडियाज़ होते हैं किसी थ्योरी के, उसको आइडियलिज्म बोलते हैं। देयर इज़ अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ मूड्स इन द पोएम फ्रॉम होप almost to despair at the end, but what gives a poem both coherence and strength is the detached realism of the speaker's voice. अब इसमें क्या है ना, शुरुआत में जब जर्नी स्टार्ट हुई है तो वो बहुत ही हैप्पी मूड है, लेकिन बाद में वो डेस्पेयर में बदल जाती है ना। और इसकी जो स्ट्रेंथ जो है ना वो इसका रियलिज्म है, डिटैच्ड रियलिज्म की बात की गई है। स्पीकर की वॉइस में जो डिटैच्ड रियलिज्म है वो इसकी स्ट्रेंथ है। एज द ऑब्जर्वर, विटनेस एंड नरेटर, ही रिटेन्स अ ग्रिम कमिटमेंट टू द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट, नेवर लेटिंग हिमसेल्फ स्लाइड into rage or self pity. As the observer, witness and narrator, वो witness भी है, observer भी है और वो narrator भी है। तो एक truth जो है ना, उस moment की जो truth है उसके साथ वो committed है, मतलब वो सच बोल रहा है और कभी उसको गुस्सा नहीं आ रहा है और अपने ऊपर दया भी नहीं आ रही है, इस तरह की उसकी बात है। The poem is also a rewriting of the ancient biblical story of the Exodus. एक्सोडस की जो एक बिब्लिकल स्टोरी है उसका ये रीराइटिंग है, एक तरह से ये माना जाता है। इन दिस पोएम टू द जर्नी इज टू अ प्रॉमिस्ड लैंड अक्रॉस डिजर्ट्स, बट आफ्टर ऑल द ट्रेवल एंड हार्डशिप्स इज नॉट ऑल दैट फुलफिलिंग एट द एंड। मतलब इतना स्ट्रगल के बाद भी उसको एंड में कुछ नहीं मिलता है। इंडीड अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड ऑन द वेरी वैल्यू ऑफ सच वेंचर्स। इस तरह की जो वेंचर्स होते हैं, इस तरह की जो जर्नीज होती हैं, उन पे एक तरह के क्वेश्चन मार्क लग जाता है। The poet concludes,
होम इज़ वेयर वी हैव टू अर्न अवर ग्रेस, है ना, बोलते हैं कि जहाँ तुम हो ना वहीं रहो, है ना. दिस लॉन्गर line has a lot of narrative weight in it, coming as it does at the very conclusion of the poem. Conclusion ही ये है poem का. The attitude that the poet encourages then may be called stay at home, remain where you are, and all things will come to you. No need to embark or no need to start upon ambitious enterprises. So the poem also criticizes all those who, like the great imperialists and colonialists, sought their fortunes upon distant shores, or else there is an interrogation of all grand narratives with their false promises. कुछ लोग जो है, जैसे कॉलोनियलिज्म की बात की गई है, इम्पीरियलिज्म की बात की गई है, तो ये बोल रहे हैं कि अपनी जगह पर ही आदमी को रहना चाहिए, ये नहीं कि कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, है ना, किसी जगह पे विजय पाओ. इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का हुआ क्या. अंग्रेज़ आए, उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया या डिफरेंट कंट्रीज़ पे कब्ज़ा किया, उसके बाद क्या हुआ. Like other modern poems, there is a certain lack of clarity regarding the plot of the poem. प्लॉट का पता नहीं है, इसका इतनी क्लैरिटी नहीं है. हु आर दीज पीपल, वेयर आर दे गोइंग, what is their goal? Such questions are not answered precisely, but enough information is provided to us to give us a sense of what they are about. सिर्फ इतना पता लगता है कि क्या हो क्या रहा है उसमें, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनका क्या गोल है. इस तरह के कोई क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं हैं हमारे पास इस पोएम को पढ़ने के बाद. It would be a good idea to make careful inventory of all the information that is offered in the poem. How is this information controlled? What sort of gaps exists? How do these gaps enhance the richness of the text? As a modern poem, Enterprise offers rich dividends, लाभ या profits to the sort of close reading that new critics recommend. चलो, thank you so much. Please subscribe my channel. Next video में we are going to do Poet Lover and Bird Watcher.